नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन +2 पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर 6 मार्क्स का पक्का आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंडल कमीशन और क्या क्या इसके अंदर मंडल कमीशन के अंदर था, इस टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन किस वे में हमारे पास आता है। व्हाट वाज द मंडल कमीशन? मंडल कमीशन क्या था, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंडल कमीशन था क्या। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 टू 79, 1970 से लेके 79 तक जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस समय डिमांड स्टार्ट हुई रिजर्वेशन के लिए, किसकी? बैकवर्ड क्लासेस इन नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेकर एक डिमांड शुरू हुई और इस तरह से ये डिमांड सेंट्रल लेवल तक क्या होने लग गई, रेज होने लगी। पूरी कंट्री के अंदर ये डिमांड स्टार्ट होगी कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल था वो कर्पूरी ठाकुर का था, जो समय चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। उन्होंने सबसे पहले अपने बिहार के अंदर अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन स्टार्ट कर दी बिहार के अंदर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के अंदर। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट किया एक कमीशन 1979 को, टू लुक इनटू एंड रिकमेंड द वे टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अब क्या करने के लिए? बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशन है उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए कमीशन को 1979 में अपॉइंट किया गया। दिस वाज द सेकेंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद ये सेकेंड टाइम था जब गवर्नमेंट ने इस तरह के कमीशन को अपॉइंट किया था। देयरफॉर दिस कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसलिए इस कमीशन को सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहा जाता है। याद रखना, इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन क्या था? इस कमीशन का जो नाम है उसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसके चेयरपर्सन थे ना कमीशन के, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, अब उन्हीं के नाम से क्या इस कमीशन को जाना जाता है? मंडल कमीशन। और उस समय देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई वाज द मंडल कमीशन सेटअप? भाई ये कमीशन हमने सेटअप किया क्यों था, क्या रीजन थी? तो यहां समझना है कि इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेट करना था। क्या इन्वेस्टिगेशन करनी थी? एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस देखनी थी वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट सेक्शन है, उन सेक्शन के अंदर एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस को जज करने का, देखने का काम इनका था। और इस कमीशन ने इसके साथ रिकमेंड भी करना था कि कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें बैकवर्ड क्लासेस को, और उससे यह उम्मीद भी रखी जा रही थी कि वो ये भी बताएगा कि उस बैकवर्डनेस को हम कैसे खत्म करें। भाई जो कमीशन हमने बनाया, ये कमीशन क्या करेगा? एक तो बताएगा कि हमने कैसे क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमने इस बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए क्या क्या काम हम कर सकते हैं, ये बताने का काम क्या था? इस कमीशन का था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980। याद रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी? 1980 में दी। अब क्या बताया उसने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर? सबसे पहले कमीशन ने क्या एडवाइस दिया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, वो शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। क्या समझे हम उनको बैकवर्ड कास्ट के अंदर ले? मैनी कास्ट अदर देन शेड्यूल कास्ट वर ऑल्सो ट्रीटेड एज लो इन द कास्ट हिरार्की। शेड्यूल कास्ट को छोड़ के कुछ कास्टें ऐसी हैं अभी भी सोसाइटी के अंदर जिनको हम लो मानते हैं, हिरार्की में सबसे निचली कास्टें मानते हैं। तो उन कास्ट को हमें बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्या करना है? लेना है। दूसरी रिकमेंडेशन क्या थी? द कमीशन डिड अ सर्वे। अब कमीशन ने क्या किया? एक सर्वे किया, और इस सर्वे के अंदर क्या फाइंड आउट किया कि जो ये बैकवर्ड कास्ट है ना, उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो भी बड़ा कम है। भाई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे पब्लिक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो उनके अंदर भी इन बैकवर्ड कास्ट की जो प्रेजेंस है वो क्या है? कम है।
थर्ड नंबर पे इट देयरफॉर रिकमेंड, अब उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने यह बताया कि इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, 27% सीट्स रिजर्व करनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर फॉर दिस ग्रुप। अब इन ग्रुप्स के लिए हम क्या करें, 27% की रिजर्वेशन को डालेंगे। फोर्थ रिकमेंडेशन क्या थी, द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशन, इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन भी दी, जिनमें जो सबसे इंपोर्टेंट था वो क्या था, लैंड रिफॉर्म किया जाए, जिससे ओबीसी की कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव किया जा सकता है। अब हम यहां चलते हैं, ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी रिकमेंडेशन को इनकी एक्सेप्ट किया और कब किया। तो सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन हमने याद रखना है कि कब एक्सेप्ट किया, 1990 के अंदर जो रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब कौन सी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, सबसे पहले तो हमने 27% जो जॉब थी रिजर्वेशन की गई, किसके लिए, सेंट्रल जॉब के अंदर और स्टेट जॉब के अंदर, किसके लिए, ओबीसी के लिए। हमने ओबीसी के लिए 27% जॉब्स को रिजर्व कर लिया। ये रिजर्वेशन जो थी एससी और एसटी के रिजर्वेशन से अलग थी, ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर पे मैनी वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, बहुत सारी और जो स्कीम्स थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई, जैसे क्या थी, स्वर्णिमा नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह की जो और वेलफेयर स्कीम्स थी वो स्कीम्स भी क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमने समझना है इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। जब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी को हमने क्या कर लिया है, इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले ये कब इंप्लीमेंट हुआ, 1990 में। किसने किया, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमारे पास बन गए, जिसके कारण पूरे कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, स्पेशली बाय द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पे आ गए। पूरे देश के अंदर क्या हुआ, इस रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। 2 ग्रुप बन गए हमारे पास, एक वो जो रिजर्वेशन के फेवर में थे, एक वो जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे। तो इस तरह पूरे कंट्री के अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा क्या इंपैक्ट पड़ा, इट ब्रॉट द इशू ऑफ सोशल जस्टिस टू द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब इससे क्या हुआ, जो इशू था किसका, सोशल जस्टिस का, वो क्या बन गया, इंडियन पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो सोशल जस्टिस है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाने लग गया। द पॉलिसी स्ट्रेंथन्ड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी। अब इससे क्या हुआ, ओबीसी से रिलेटेड ग्रुप और ज्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। बहुत सारी पार्टीज बन गई, रीजनल पार्टी, बहुत सारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या हुई इसके बाद बनने स्टार्ट होगी, जिन्होंने ओबीसी की रिजर्वेशन की बात करनी स्टार्ट की थी। उन्होंने अपने अपने क्या करने स्टार्ट कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने स्टार्ट कर दी। इससे चेंज हो गया इंडिया का वोटिंग पैटर्न और इंक्रीज हुआ पार्टिसिपेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आज तक जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जिनको कोई नहीं पूछता था, वो सारी की सारी क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। अब फोर्थ नंबर पे, इट शोड हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन बी यूज्ड टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटीज। अब यहां से हमें और क्या सीखने को मिला कि कैसे हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करने के लिए, समाज में, सोसाइटी के अंदर जो एक लंबे समय से इनइक्वालिटी थी उसको एड्रेस करने के लिए हम पॉलिटिक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में हम कंक्लूजन बता सकते हैं, जो मंडल कमीशन था उसने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्या करने के लिए, प्रमोट करने में, सोशल इक्वालिटी को, समाज में सोशल इक्वालिटी लाने के लिए इसने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जस्टिस को लाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाया। दो कंट्रोवर्शियल, मान लो ये चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा इंडियन डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो चाहे जैसी मर्जी ये पॉलिटिक्स हो, जैसे मर्जी मंडल कमीशन के जो इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन इसका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा और इंडिया के डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी इसने अपनी एक विशेष रूप से छाप छोड़ी। तो ये था हमारा मंडल कमीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।